कि वो कितनी एरर आ रही है। तो उसके लिए जो मेथड है हमारे पास वो है, एक मेथड है जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, ठीक है, या इसको शॉर्ट में हम मैट बोलते हैं। और भी मेथड्स हैं इसमें, मीन परसेंट एरर स्क्वायर, मुश्किल भी नहीं है, आप ये मेथड अगर कर लेंगे, इसी टेबल में आपने एक और कॉलम उसके आगे ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने फोरकास्ट लिखा था ना, तो अब नेक्स्ट एक कॉलम आप बना लेंगे जिसमें फोरकास्ट एरर हम कहेंगे, ठीक है। और फोरकास्ट एरर जो होगी वो कैसे होगी कि आपने ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है मैट का, डिमांड माइनस माइनस फोरकास्ट, यानी जो एक्चुअल डिमांड थी उससे फोरकास्ट को माइनस करना है, ठीक है। और जितनी वैल्यूज होंगी वो एब्सोल्यूट वैल्यूज में आएंगी। इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे राइट साइड पे एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं एरर, उसका हेडिंग हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 450 और फोरकास्ट हमारे पास जो एक्चुअल सेल्स थी वो 450 है और फोरकास्ट जो है वो 410 है। इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 450 माइनस 410 इज इक्वल टू 40, ठीक है, 40। अच्छा 40 आ गया। अब लेट्स से अगर यही मैं इसको उलट कर दूं, अगर ये एक्चुअल की जगह 410 होता और फोरकास्ट 450 होता, तो हम लिखते उसको 410 माइनस 50, तो फिर आंसर क्या आता? -40। ठीक है। तो बस समझने की बात यह है कि अगर आपकी एक्चुअल डिमांड कम भी है और फोरकास्ट आपकी ज्यादा है, तो जब आप माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में भी आता है, तो आपने उसको माइनस कंसिडर नहीं करना, आपने उसको प्लस ही कंसिडर करना, ठीक है। इसको एक्सेल में भी अगर आप देखते हैं ना, एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, आप इस एक्सरसाइज को बल्कि एमएस एक्सेल में भी करना। तो एरर वाले में ना जो वैल्यूज आ रही होती है ना, डिफरेंस एक्चुअली तो हम डिफरेंस ही इसका देख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ हम एबीएस का वो एक उसका रिजर्व वर्ड को लिखते हैं, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। अगर आप ए बी ही लिखेंगे ना, तो वो खुद ही आपको पूरा फार्मूला भी शो कर देगा वहां पे एमएस एक्सेल में। तो वो एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है, यानी जो माइनस में भी आ रही है उनको भी प्लस कंसिडर करना है। तो दोनों का डिफरेंस लेते हुए हम जैसे 2021 से लेकर 2025 तक का सबका डिफरेंस लेंगे, क्योंकि 26 का हम नहीं ले सकते, बिकॉज 26 की तो एक्चुअल सेल्स नहीं है हमारे पास। ये पॉइंट जरा गौर से सुनना है आपने, ठीक है। 26 का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये तो 26 जब एंड होगा फिर पता चलेगा कि एक्चुअल सेल्स कितनी हुई थी और हमने फोरकास्ट जो की हुई थी वो कितनी हुई। तो फिर बाद में उनका डिफरेंस नेक्स्ट 27th ईयर के लिए जब हम फोरकास्ट कर रहे होंगे फिर हमें पता चल जाएगा। लेकिन 26 चूंकि अभी चल रहा है, इसलिए एक्चुअल सेल्स कितनी हो गई है वो हमारे पास फिगर नहीं है, इसलिए इनका डिफरेंस लास्ट रो का हमारे पास नहीं आएगा। सिर्फ जो ऊपर 21 से लेकर 25 तक है, यानी जो ऊपर 5 आपके पास वैल्यूज हैं, उनका डिफरेंस आएगा, और उन सारे डिफरेंसेस को आपने एड अप करना है, और उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यानी नेगेटिव अगर होगी भी तो आपने उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस आपने देखना है कि वो टोटल कितना आ गया, उसको हम कहते हैं हमने इसका मैड कैलकुलेट किया है, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन कैलकुलेट कर ली। समझ आ गई? और इसको हम कहते हैं ये फोरकास्ट एरर है। अच्छा, अब वो चूंकि 5 वैल्यूज का डिफरेंस था, 5 वैल्यूज का हमने एडअप किया था, तो उसको आपने डिवाइडेड बाय 5 करना है, यानी उन सारी वैल्यूज का रिजल्ट जो आ रहा है उसको सम अप करेंगे। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे जी सर। आपके पास नेक्स्ट रो में कोई और वैल्यू आई, नेक्स्ट रो में कोई और आई, 25 तक जितनी वैल्यूज के डिफरेंसेस आ रहे हैं उन सबको एड अप करेंगे, और ऐड करने के बाद उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि जो 2025 का डिफरेंस आपके पास जो फोरकास्ट आई है वो कितनी आई है, पहले ये बताएं। सर 2026 की आई है ना 521.83। ठीक है, हाँ 2026 की 521.83। ओके 21.83। एक मिनट सर, मैं अपने पास इधर नोट करता हूँ।
और ये कौन बात कर रही थी? तैनियत। तैनियत का आंसर आया है 521.83। ओके, और किसी का कोई आंसर इससे डिफरेंट आया तो वो बताएं। कि सबका यही आंसर आया है? सर Point यही यही आंसर आंसर डिफरेंट। है। यस सर यही आंसर। अप्रोक्सीमेटली यही आया है। Yes, 521.67. Yes, say points में आगे डिफरेंस आया बस। पॉइंट्स में डिफरेंस आया। अच्छा, पॉइंट्स में पता है क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि जब आप राउंड ऑफ करते हैं ना फिगर को, फिर डिफरेंस आ जाता है। यानी अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद आप कहते हैं कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक या 4 डेसिमल प्लेसेस तक, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अभी अगर सिर्फ पॉइंट्स में आपका डिफरेंस आ रहा है तो हम इसको कोई ज्यादा मतलब इसके बारे में परेशान नहीं होते, बट द थिंग इज कि जहां पर फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, यानी जहां मिलियंस की बात होगी, मे बी बिलियंस की बात होगी, तो फिर आपने यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस फ्रैक्शनल पॉइंट्स। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो कम से कम 4 डिजिट तक आप आगे काउंट करें, क्योंकि जब वो बिलियंस की बात होगी तो जब आंसर आपका आएगा तो उसमें मिलियंस का फर्क आ सकता है। ठीक है, और अगर मिलियंस की होगी तो ठीक है, इसलिए इसमें आपने एक फॉर्मूला फिक्स रखें, मतलब अगर तो आप देख रहे हैं उस फिगर में कि इस तरह की जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो मिलियंस में ही है, तो ओके, आप 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद आप उसको राउंड ऑफ कर लें। ठीक है, ताकि आपका क्लोजर गैस आ सके। अगर वो थाउजेंड्स में, 100,000s में आ रहा है, लाखों में भी आ रहा है, तो चलें ठीक है, फिर आप उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लें। ठीक है, और उन सारों को फिर जब आप एड अप करेंगे तो फिर आपका एक ही आंसर आएगा, यानी सबका सिमिलर आ रहा होगा। बट द थिंग इज कि आपने ये देखना है कि वो कितनी बड़ी फिगर्स हैं। जैसे अभी हमने पीछे जो एग्जांपल देखी थी, तो उसने वहां पर वो जो रेप्लिकास की, म्यूजियम के रेप्लिकास की बात की थी, तो उसने कहा था ये सारे थाउजेंड्स में फिगर्स हैं। ऑल्दो उसने वहां पर जो फिगर्स थी वो सिंगल डिजिट की दी हुई थी। लेट मी शो यू दैट स्लाइड अगेन, ये वाला। ठीक है, और इसको वो 4 6 5 3 7 उसने कहा था, लेकिन उसने कहा था कि ये सब थाउजेंड्स में है। ठीक है, और उसको वो 0 0 उसने वहां पे शो किया हुआ था आगे। तो फिर इस तरह से अगर वो 6 zeros वहां पे लगा देता है कि ये मिलियंस में है, थिंग्स लाइक दैट, तो फिर आपने जरा इसके बारे में केयरफुल रहना है कैलकुलेशन में। ओके, 521.83 या 73 जो भी आपका आंसर आ रहा है, आई थिंक ये ठीक है, क्लोजर है आपका गैस। और अब यहां तक आपने इसका मैड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फिर हम और मेथड्स भी आगे बुक में देखें तो उसने और मेथड भी दिए हुए। अच्छा, उसमें अगर वो परसेंट स्क्वेयर एरर की बात करता है ना, MPSE की, तो वो बात एक्चुअली यही है कि हम कह रहे हैं कि जितना भी एरर का डिफरेंस आना है ना, वो डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव में भी आ रही तो उनको पॉजिटिव में ले लेना। तो उसने एक और मेथड दे दिया कि अगर आप मैड अप्लाई नहीं कर रहे, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं ले रहे, तो आप उसका स्क्वायर ले लें उन वैल्यूज का। जब आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो जो भी वैल्यू अगर वो नेगेटिव में होगी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी। तो उससे भी फिर आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी एरर आ रही है। अच्छा, अब ये एरर फाइंड आउट करके अब इससे नेक्स्ट होता क्या है, हम ये देखते हैं कि अच्छा, मेरा ख्याल है कि अभी आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो एरर आपकी कोई 74 के करीब आ रही होगी। मैट कैलकुलेट करें, कर सकते हैं आप अभी करके मुझे बताएंगे कोई? मैट की कितनी वैल्यू आ रही है? 5 वैल्यूज हैं, बस उनका डिफरेंस लें, ऐड अप करें, डिवाइड करें 5 से। Sir 76.56 I think. कोई दूसरा स्टूडेंट भी जरा कैलकुलेट करके बता दे ताकि जरा कंफर्म हो जाए कितना है।
यस सर, इतना ही आ रहा है। Yes, sir. फिर से बोलें 76 कितना आया? 76.56 56। ओके। अगर हमारा यहाँ पे 76.56 आ रहा है और हम ये देखते हैं कि मे बी हम इसको किसी दूसरी अल्फा वैल्यू के साथ, ठीक है, अगर हम किसी दूसरी अल्फा वैल्यू के साथ इसको कैलकुलेट करके देखें तो मे बी मैड जो है, यानी वो जो डिफरेंस है, फोरकास्ट एरर है, वो कम आ जाए। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको अल्फा, जैसे इसने 0.3 लिया हुआ है तो आप अल्फा 0.5 करके देख लें या अल्फा 0.1 करके देख लें। वैसे 1 हम नॉर्मली नहीं लेते क्योंकि 1 और 9 जो है ना, ये दोनों एंड्स वाली वैल्यूज वो इतना ज्यादा आपके ऊपर वो डिफरेंस कर देंगी कि फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, 0.1 से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और 0.9 से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 तक इस रेंज में आप मोस्टली, क्योंकि ये सब्जेक्टिवली चोजन है, वो कह रहा है, तो आप इस तरह से हिट एंड ट्रायल करते हैं। आप इसी को पूरा फ्रेम कर लें उसमें एमएस एक्सेल में और सिर्फ अल्फा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो वो आपको मैड भी कैलकुलेट करके बता रहा होगा। अगर जहां पर मैड जो है वो कम से कम आ रहा है, हम कहते हैं कि ओके ये वाली अल्फा वैल्यू बेहतर है, इस अल्फा वैल्यू के साथ जो हमारी एरर कम आ रही है क्योंकि वो एक्चुअल के ज्यादा करीब आ रही है, तो इस अल्फा वैल्यू को हम इसके ऊपर रिजल्ट्स फ्रीज करेंगे और इस फोरकास्ट के मुताबिक हम आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड अगेन कि वो जो कुछ भी इसका रिजल्ट आ रहा है सिर्फ उसी नंबर्स के ऊपर नहीं होगा। जो अभी केस स्टडी में भी हमने देखा और इससे पहले एग्जांपल्स देखी हैं कि हम अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट डेटा जो है वो तो उसको तो ये नहीं ना पता कि अब प्रेजेंट में और फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो फ्यूचर में आगे होने वाला है, उन फैक्टर्स को जो क्वालिटेटिव वे में हम देखेंगे उनको भी हमने कंसिडर करना होगा। ठीक है, यानी एकदम से वार सिचुएशन का पास्ट ईयर्स में तो नहीं पता था कि वार हो जानी है, राइट? या और फिर फ्यूल की प्राइसेस ऊपर चले जाएंगी और फ्यूल की प्राइसेस की वजह से बाकी चीजों की प्राइसेस भी ऊपर चले जाएंगी और वो कितना इफेक्ट करेंगी हमारे कस्टमर्स की बाइंग पावर के ऊपर। ठीक है, और कंजम्पशन कितनी हम फोरकास्ट कर रहे हैं, फिर उन फैक्टर्स को भी साथ में देखना होता है। देन यू डिसाइड और उसके मुताबिक जो है आप अपना नेक्स्ट फ्यूचर जो है फ्यूचर फोरकास्ट जो है वो फ्यूचर प्लानिंग जो है वो करेंगे। मे बी पता चल रहा हो कि ऐसी सिचुएशन में अब जो पास्ट डेटा से हमें फिगर मिल रही है इतनी फोरकास्ट होनी चाहिए, उससे अब ज्यादा हो सकती है बिकॉज बीच में शॉर्टेज हो गई थी चीजों की और आगे डिमांड बढ़ने वाली है। ठीक है, इस तरह के फैक्टर्स को भी देखना होता है। ओके, एक छोटा सा मेथड अभी हम और देखते हैं और वो इसी से मिलता जुलता है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट। अभी तक हम जो बात कर रहे थे हमने कहा कि उसमें क्या हो रहा था कि ट्रेंड को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें हम ट्रेंड भी शामिल करेंगे। थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू द पास्ट इक्वेशन जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की थी। इसमें इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट और फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड को हम शॉर्ट में एक्रोनिम इसका बनाएंगे FIT। वहां पे FT था फोरकास्ट फॉर टाइम पीरियड T, अब यहाँ पे फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड फॉर टाइम पीरियड T is equal to exponentially smoothed forecast FT plus exponentially smooth trend। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, इस इक्वेशन को भी अपने पास आप लिख लें, FIT is equal to FT plus TT। अब इसमें T जो है ना वो ट्रेंड है, अब वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और इसमें शामिल करेंगे। हमें ये भी साथ साथ पता चले कि ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या वो स्मूथ चल रहा है। ठीक है, इसको भी हमने साथ साथ कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए TT का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे चले गए FIT इज इक्वल टू FT प्लस TT। ठीक है, तो उससे पहले हमने FT कैसे कैलकुलेट करना है। FT कैलकुलेट करने के लिए ये जो सेकेंड लाइन पे आपके पास इक्वेशन गिवन है, FT इज इक्वल टू अल्फा इंटू AT माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा
into ft minus 1 minus t minus 1। ठीक है, तो वो जो प्रीवियस फोरकास्ट वाली इक्वेशन थी उससे ये डिफरेंट हो गया। और इसी तरह से जो ट्रेंड को कैलकुलेट करने के लिए है, बिल्कुल बॉटम पे जो लाइन गिवन है इक्वेशन आपके पास, वो है टी इज इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे एक और स्मूथिंग कांस्टेंट आ गया जिसको हम बीटा कहते हैं, और वो ट्रेंड के लिए होगा। ठीक है, अल्फा फोरकास्ट के लिए था और ट्रेंड के लिए बीटा था। टी इज इक्वल टू बीटा इंटू एफ टी माइनस 1 प्लस इंटू 1 माइनस बीटा इंटू टी माइनस 1। ये इक्वेशंस आप अपने पास लिख लें, और फिर इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। हमारे पास चूंकि अब व्हाइट बोर्ड नहीं है तो फिर हमें इसी तरह से चलना पड़ेगा। आपको अपने पास रजिस्टर में ये चीजें नोट करना पड़ेंगी, वरना बार बार मुझे स्क्रॉल बैक करना पड़ेगा। लिख लिया सबने? सर यहाँ पे बीटा क्या करता है, क्या होता है बीटा इसमें? अच्छा, बीटा की वैल्यू भी बिल्कुल अल्फा की तरह ही हम चूज करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस आपको, अच्छा इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिवली चोजन, जो पहले भी हमने अल्फा की बात की थी। सब्जेक्टिवली चोजन का मतलब ये होता है कि हमने खुद से गेस करके लिखना है जैसे पहले, लेकिन अभी आपको पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये होगा कि आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, जैसे अल्फा की वैल्यू भी गिवन होगी और बीटा की वैल्यू भी गिवन होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जब आप एग्जेक्टिव्स बन जाएंगे और वहां पर आपको अपनी कंपनी के लिए सारा कुछ सर्च करना पड़ेगा, इस तरह से फोरकास्ट करना पड़ेगी, तो फिर आपने खुद से ये वैल्यूज जो हैं वो सब्जेक्टिवली यानी खुद गेस करके आपने चूज करना होगी। ठीक है, अभी गिवन होगी। तो एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट, हम इसमें वही सारा उसने एक्सप्लेन किया है। एफ टी क्या है, टी क्या है, ए टी क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, और वो -1 का हमें पता है कि जब वो टी -1 कहेगा तो इट मीन्स कि वो प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस ईयर के लिए। यहाँ पर जैसे ये मंथली डेटा आपको दे रहा है इस एग्जाम्पल में, तो ही सेज a large portion। आप एक दफा पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते हैं जिसपे सर एक्सप्लेनेशन लिखी है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ये परेशान ना हो। A large Portland manufacturer wants to forecast demand for a piece of pollution control equipment. A review of past sales, as shown below, indicates that an increasing trend is present. ठीक है, इसमें वैसे तो नजर आ रहा है एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है हमें। अब वो मंथ्स उसने दिए हुए हैं और ये 10 मंथ्स का डेटा गिवन है, ये 2 कॉलम्स में आ गए। ठीक है, मंथ जो है वो टी है और एक्चुअल डिमांड जो है वो 80 है, और फोरकास्ट जो है वो उसने पहले साल की या पहले मंथ की वो गिवन होगी हमारे पास, और पहले मंथ का ट्रेंड भी गिवन होगा, और उसके साथ बीटा भी गिवन है। ये बॉटम पे आप अगर देखें तो बता रहा है कि स्मूथिंग कांस्टेंट्स आर असाइंड, द वैल्यू ऑफ अल्फा है 0.2 का 0.2, बीटा है 0.4। द फर्म assumes that the initial forecast for month 1 यानी F1 फर्स्ट की फोरकास्ट भी गिवन होगी, वो 11 यूनिट्स है, और द ट्रेंड ओवर दैट पीरियड इज T1 जो है वो 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो पहले साल की जैसे हमें, या पहले मंथ की, वो हमें देता था फोरकास्ट भी और अल्फा की वैल्यू भी। यहाँ पर भी पहले मंथ की फोरकास्ट और उसकी अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन साथ में हमें ट्रेंड भी कैलकुलेट करना है। तो पहले मंथ का जो है, चूंकि यहाँ पे ये मंथ ले रहा है, तो पहले मंथ की उसने ट्रेंड की वैल्यू भी दी हुई है, 2 यूनिट्स का ट्रेंड है। ठीक है, और उसने साथ में उसकी बीटा की वैल्यू भी दी हुई है।
0.4, ठीक है। तो अब वही जो दो इक्वेशंस अभी मैंने आपको लिखाई हैं, हर एक इक्वेशन में पहले आप, अब चूंकि फर्स्ट जो मंथ है उसके तो सारा कुछ गिवन है, तो वो तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू एटी माइनस वन प्लस वन माइनस अल्फा इंटू एफ टी माइनस वन माइनस टी माइनस वन की जो इक्वेशन थी, उसमें अब आप सेकेंड मंथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर वहां पे इक्वेशन लिखी हुई, तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास, उसने कहा है वो है 0.2, उसी इक्वेशन के नीचे लिखें, ये वैल्यूज एंटर करें। 80 माइनस 1 कौन सा आएगा? एक्चुअल डिमांड जो प्रीवियस की, हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप इसको FT2 लिख लें, ठीक है। FT2 जैसे मैं बोल रहा हूं लिखें ऐसे, इज इक्वल टू 0.2, वो अल्फा की वैल्यू हो गई। 80 माइनस 1 कितना आएगा? वो 12 होगा, 17 नहीं होगा, क्योंकि 17 जो है उसके लिए तो अभी हमने फोरकास्ट करना है। 80 माइनस 1 12 है, प्लस इंटू 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.2, फिर इंटू एफ टी माइनस 1, जो एफ टी माइनस 1 था वो उसने हमें दिया हुआ था जो F1 है, और वो उसने 11 यूनिट्स का हुआ था, वहां पे लिखेंगे 11 उसी इक्वेशन के नीचे जो आपने लिखी हुई थी, फिर लिखेंगे माइनस टी माइनस 1, ठीक है। तो जो फर्स्ट पीरियड की का ट्रेंड था वो कितना गिवन था? वो 2 यूनिट्स था, तो -2 आप करेंगे, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करें सारा, क्या आंसर आता है? फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेट करें, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। भाई किसी से कैलकुलेट नहीं हुआ क्या? सर इसका फॉर्मूला असल में मुझसे घूम गया, मैं वो निकाल रही हूँ। चले फार्मूला मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये फार्मूला है, लिखिए। सर हमने ट्रेंड और ट्रेंड भी फाइंड करना है, और ये जो फोरकास्टिंग है वो भी करनी है ना? देखिए पहले फोरकास्ट कैलकुलेट हाँ। करेंगे आप, ठीक है, फॉर द सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, जो सही है। सेकेंड मंथ जो भी थी, फिर उसके बाद आपने ट्रेंड भी कैलकुलेट करना है उसी स्टेप पे फॉर द सेकेंड मंथ। अच्छा, ठीक फिर है। आपने पिछली जो इक्वेशन है, ये जो हमने FIT इज इक्वल टू FT प्लस TT दिया हुआ है, फिर इसमें वो दोनों वैल्यूज पुट करनी है,
ठीक है सर। ठीक है, तो आपका FIT कैलकुलेट होगा फॉर सेकेंड मंथ। फिर थर्ड मंथ के लिए आप जाएंगे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं होगा कि आपने एकदम से ही सारे आपने FT कैलकुलेट कर लिए फिर सारे TT कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आपने हर एक स्टेप के ऊपर दोनों को कैलकुलेट करना है, FT को भी और TT को भी, और फिर उसको FIT उसका फाइंड आउट करना है। लास्ट कॉलम आप बना लें जिसमें FIT की वैल्यू आ रही है, और उसके बाद फिर हम उसका ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेथड होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो आगे चलते हैं क्योंकि टाइम बड़ा फिर तेजी से गुजर जाता है। आप लोग तो ऑनलाइन आके तो और भी सुस्त हो जाते हैं। छोटी सी कैलकुलेशन नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है। इस तरह से ये स्टेप्स आपके चलेंगे। ये स्क्रीन आप देखें, फोरकास्ट फॉर मंथ 2, F2 इज इक्वल टू अल्फा इनटू A1, यानी वो 80-1 होगा जिसको आप A1 कह रहे हैं प्रीवियस मंथ का, 1 माइनस अल्फा इनटू F1 प्लस T1। क्योंकि आप देखें T2 कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप आगे चल सकेंगे। फिर इसके साथ ही आप T2 कैलकुलेट करेंगे और वही इक्वेशन है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, फिर आपके पास आंसर आएगा FIT2 फॉर द सेकेंड मंथ, जिसमें आप F2 और T2 जो आपने कैलकुलेट किया उसका ऐड करेंगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब आप देखें उसने इसी सारा जो इस एग्जाम्पल को उसने करके तो उसने ग्राफ शो किया है। तो मंथ वाइज उसने पूरी डिमांड को उसने वाई एक्सेस पे ले लिया और मंथ जो है वो एक्स एक्सेस पे ले लिए, और उसके बाद वो ट्रेंड जो है उसको कैलकुलेट भी साथ कर रहा है। स्मूथ फोरकास्ट उसने देख ली येलो लाइन में, और फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड वो आपको ये पर्पल से लाइन नजर आ रही है जो डैश में दी हुई है, डैशिंग डैश डैश करके। और एक्चुअल डिमांड जो थी ऑब्वियसली वो जिगजैग जा रही है, वो पिंक लाइन उसने शो की हुई है। तो पूरा ये आपको नजर आ रहा होगा ट्रेंड इसका, ठीक है। और फिर जो स्मूथ ट्रेंड होगा उसको कैलकुलेट करना है, वो बाद में फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड, वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टाइम। अब यहां पे इस मेथड को हम कहते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन। आपने लीनियर रिग्रेशन तो किया हुआ है ना, एक मल्टीपल रिग्रेशन होता है, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है। उसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनता है ना। यस सर। तो हम पहली बात तो ये कि इसको लीनियर क्यों बोलते हैं। Sir, because दो variables होते हैं खाली x और y. ठीक है, और आपका ग्राफ जो है वो एक लीनियर ग्राफ आपको नजर आता है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, यानी वो उसका आपको पूरा ट्रेंड नजर आ रहा होगा, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, या वो स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई एक्सेस पे ले लिए और एक्स एक्सेस के ऊपर उसने टाइम ले लिया, और इसका फार्मूला अगर आप देखें तो वो है y hat is equal to a plus bx। और अभी ये सिंपल रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल रिग्रेशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सिंपल रिग्रेशन में आपके पास दो ही वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। वैल्यूज, इसका फार्मूला बिल्कुल रिग्रेशन की तरह ही है, लेकिन इसको हम ट्रेंड प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको वैल्यू हम इसको रिग्रेशन नहीं कहते। और ये जो ऊपर हमने कैटेगरीज देखी थी शुरू में इस चैप्टर के, कि वो आपके पास दो तरह के मेथड्स होते हैं हम जो इसमें यूज कर रहे हैं फोरकास्टिंग में। यहाँ पर एक जो क्वांटिटेटिव है वो उसमें था टाइम सीरीज के मॉडल्स हैं हमारे पास, और दूसरा उसने कहा था एसोसिएटिव मॉडल है। तो ये जो ट्रेंड प्रोजेक्शन है ये भी टाइम सीरीज का मॉडल है, ठीक है, ये एसोसिएटिव मॉडल नहीं है। तो जो ट्रेंड प्रोजेक्शन में और रिग्रेशन में फॉर्मूला अगर यही है तो सिंपल एक ही डिफरेंस होता है, इसको जरा आप नोट कर लें कि ट्रेंड प्रोजेक्शन में हमेशा, चूंकि हम इसको टाइम सीरीज का मॉडल कह रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होगा और
दूसरा जो वेरिएबल आपका होगा वाई एक्सिस के ऊपर, वो आप कोई भी, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो कोई भी वेरिएबल आपका हो सकता है, ठीक है। वो डिमांड हो सकती है, वो या सेल्स जिसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं। तो टाइम के हिसाब से कितनी सेल्स जो है वो अप एंड डाउन हो रही है उसको देखना होता है। तो हमने देखा है कि वैल्यूज ऑब्वियसली ये ऊपर नीचे आएंगी जैसे जैसे इसने ये स्टार्स शो किए हमें, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं फिर उसमें उस ग्राफ के ऊपर जो उन मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करते हुए गुजरती है या उनके करीब से गुजरती है, तो वो हमारी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, ठीक है। लेकिन फिर वो जो वैल्यूज जिगजैग ऊपर नीचे आ रही हैं, जो टाइम के हिसाब से हमने देखा था कि जी कहीं डिमांड ऊपर जा रही कहीं नीचे जा रही है, जैसे यहाँ प्रीवियस में भी पिंक लाइन आप देख रहे हैं ऊपर नीचे जा रही है, तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे ये लाइन जा सकती है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है उससे वो कितना डिविएट कर रही है, कितना दूर जा रही है ट्रेंड को, उसको हम उसकी डिविएशन कहते हैं, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड या ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में हम इसको भी आगे देखेंगे इस एग्जांपल को। फॉर्मूला आपके पास वही है, y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, लेकिन चूंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है इस वक्त, यानी दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी y एक्सिस पे ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट को आप x एक्सिस पे ले रहे हैं, और ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर हम हमेशा x एक्सिस के ऊपर टाइम लेंगे, कोई और वेरिएबल नहीं होगा। जबकि रिग्रेशन जब एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल अगर जो वो y एक्सिस पे आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका x एक्सिस पे होगा, वहां पे टाइम नहीं होगा, इसलिए वो टाइम सीरीज का मॉडल नहीं कहलाता, उसको हम एसोसिएटिव मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन हमें करना पड़ती हैं। y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और y इसने कह दिया इसको a प्लस बी एक्स आई कह दिया। तो स्लोप इसकी जो पहले हम कैलकुलेट करते हैं वो b का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। और इसको जाहिर है इसके लिए हमें पूरा वो टेबल वगैरह ड्रॉ करना पड़ता है, सारी वैल्यूज इसकी फाइंड आउट करना पड़ती हैं, एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ता है, वाई बार कैलकुलेट करना पड़ता है। जी ये कैलकुलेटर से की जा सकती है सर? जी कैलकुलेटर से करेंगे, इसको करते हैं। और उसके बाद वाई इंटरसेप्ट जो है वो देखिए ऊपर फॉर्मूला a प्लस बी एक्स दिया हुआ है उसने, तो हमें b को अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और a को अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम a प्लस बी एक्स जो है उसकी जो भी वैल्यूज आएंगी उनको यहाँ पे दोनों को एडअप करेंगे। तो यहाँ पे नीचे फिर a को कैलकुलेट करने के लिए y बार माइनस बी एक्स बार आ रहा है, ठीक है। और चलें इससे आप कंफ्यूज अभी ना हो, एक्चुअली सिर्फ इसने ये बताया कि कंपटीशन टेबल इस तरह से होगा, इस तरह से हम कॉलम बनाएंगे जिसमें हम पूरी x की वैल्यूज लेंगे, समेशन x आएगा तो फिर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, तो x बार आ जाएगा, यानी जो एवरेज उसकी आ रही होती है। फिर y इसी तरह से, तो उसका सम अप करेंगे, x स्क्वायर का सम अप करेंगे, y स्क्वायर का सम अप करेंगे, और x मल्टीप्लाइड बाय y उसका सम अप करेंगे। जितनी भी वो वैल्यूज हैं, जितने उसने मंथ्स या ईयर्स या क्वार्टर्स हमें दिए होंगे, उन सबको एड अप करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इसने यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, यूजिंग ए ट्रेंड लाइन द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर एट NY न्यूयॉर्क एडिसन ओवर द इयर्स 2016 से 2022 तक वो गिवन है, हमें अब ट्रेंड को फाइंड आउट यहाँ पे करना होगा, सिंपल, ठीक है। अब हम इससे आगे 23, 24, 25 तक का भी हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 22 तक जितनी डिमांड आपके पास गिवन है और टाइम के साथ हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट करना होगा। इस एग्जांपल में ये उसने आगे पूरा इसको आपके सामने वो पूरा सॉल्व करके भी दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेंड लाइन इक्वेशन उसके पास आपके पास क्या बनेगी, और वो बता रहा है कि 2023 में आपके पास जो है वो 141.02 मेगावाट्स की डिमांड होगी, 24 में आपके पास 151.56 मेगावाट्स की होगी, और इस तरह से आप आगे 25, 26, 27 वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया कि बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो 10.54 आई थी, ए की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसने जो वो था 56.70, और फिर इन दोनों को एड अप किया था, और इस तरह से करते
वो आगे आके उसकी सारी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट करता जाता था, फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह से शो करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो सीजनल इंडेक्स फाइंड आउट करने का है। इंडिसेस पे अभी हम नहीं जाते, अब भी आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, लेकिन आपने अब ये एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, और इससे रेलेवेंट फिर मैं कुछ आपको असाइनमेंट भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक दूंगा जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो असाइनमेंट सबमिट करानी थी, आई होप कि आप सबने सबमिट करवा दी होगी। ठीक है, लेकिन इस न्यूयॉर्क एडिसन कंपनी की एग्जाम्पल को आपने खुद से, बेशक इसको देख के सॉल्व करें, लेकिन आपने पेपर के ऊपर खुद से अपने हाथ से लिख के सॉल्व करना है। जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि ये स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जो है ये आपकी फिंगर टिप्स में से होकर आपके ब्रेन में स्टोर होता है। सिर्फ ये नहीं कि देख लिया तो ओके ये अच्छा चीज समझ आ गया मुझे समझ आ गया, फिर क्या होता है पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप मिस्टेक्स करते हैं। तो ये ऑब्वियसली कंप्यूटर से भी हो जाएंगी, और ये आपको, लेकिन आपको मैनुअली करना है, पहले इसको सीखना है इनको। ठीक है, ओके, कर लेंगे ना, इजी है। यस सर। सर आपको सेशनल्स के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि कब से शुरू हो रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन स्केड्यूल भी मैंने देखना है, बल्कि आई डोंट नो, क्योंकि 5 वीक्स के बाद तो आ जाता है एक सेशनल हमारा। लास्ट हमारा जो सेशनल था वो किस डेट पे हुआ था, किस वीक में हुआ था? सर आई थिंक 26 फरवरी, लेकिन जो एकेडमिक कैलेंडर है ना उस पे लिखा हुआ था कि या तो 4 अप्रैल से होंगे या 9 से। तो वी जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है इसके अकॉर्डिंग। नहीं, अभी ऐसा कोई ईमेल नहीं आई, और ऑनेस्टली जो ईमेल आती है वो हम सबको इकट्ठे ही आती है, जो ऑफिशियल आती है। जब वो आपको भेजते हैं तो उसी की एक कॉपी जो है वो फैकल्टी को भी भेज देते हैं। ठीक, अभी तो बस आप दुआ करें कि ऑन कैंपस फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो भी नीचे आए, जो कि नीचे आते नजर नहीं आ रही। मैं तो एक रूमर